ही का तमाम ये कम्बोजवाल है, कैसा ही रंगो रूप है, पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9। स्वागत है आपका मनी सेंट्रल में। आज की बड़ी खबरें हम आपको बताएं, आज के सवालों का जवाब अंशुमान जी से लें। उससे पहले ज़रूरी है आपके सवालों का जवाब देना। आपने पूछा कि मनी सेंट्रल क्यों नहीं आ रहा है, मनी सेंट्रल कब आएगा, क्यों बंद हो गया। तो देखिए भाई, बंद नहीं हुआ था। आपको पता होगा कि ये पिछले 500 एपिसोड जो लगभग हम लोग कर चुके हैं, इसमें अंशुमान जी हर एपिसोड में थे। अंशुमान जी अस्वस्थ थे, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, उनकी सर्जरी हुई थी और अभी वो पूरी तरीके से रिकवर हो भी नहीं पाए थे। लेकिन आप लोगों की तमाम कॉल्स, तमाम मैसेजेस के वजह से मैंने कहा कि सर थोड़ा ही सही, छोटा ही सही, ज़रूरी खबरें ही सही, कम ही विश्लेषण सही, छोटी बात ही सही, लेकिन कह जरूर दीजिए आके। तो अंशुमान जी आपके सामने हमारे शो में आज शामिल हो गए हैं, मेरे साथ स्टूडियो से जुड़े हैं। पूरी तरह स्वस्थ नहीं है लेकिन आपके साथ हैं। सर कर पाएंगे हम शो आज? हाँ बिल्कुल। तो आज हम अंशुमान जी के साथ शो करेंगे। खबरें अब क्या हैं बड़ी, ये हम आपको बताते हैं। और आपकी इतनी चिंता थी, इतना प्यार था, इतना आभार था, इसके लिए आप लोगों का बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने याद किया, एक शो का इंतज़ार किया कि क्यों नहीं आ रहा। इतने सारे सवाल पूछे, मैसेजेस किए, फ़ोन आए मुझे काफ़ी लोगों के कि भाई शो क्यों नहीं हो रहा है। तो इसके लिए, इस प्यार के लिए आभार बहुत सारा। और अब शुरू करते हैं आज का शो। देखिए ऑन द शो पहली स्टोरी जो है आज की, वो है पेस्की कॉल्स पर। क्या बंद हो जाएंगी मार्केटिंग कॉल्स? एक बड़ी नई तैयारी हो रही है। क्या तैयारी हो रही है, इसके बाद क्या अंकुश लगेगा कॉल्स पर, ये समझेंगे। हेल्थ इंश्योरेंस का होगा फटाफट सेटलमेंट। एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च करने की तैयारी है। क्या पोर्टल है, क्या कैसे काम होगा, ये समझेंगे। बैंकों में पड़ी हजारों करोड़ की अनक्लेम्ड राशि, किसकी राशि है ये, क्यों पड़ी है, क्यों कोई क्लेम नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर पा रहा है, ये समझेंगे। छोटे शहरों में क्यों नहीं बढ़ रहा म्यूचुअल फंड का निवेश? जो इंसेंटिव देने की बात हुई थी छोटे शहरों में म्यूचुअल फंड का निवेश बढ़ाने के लिए, उनको फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। बैकफुट पर क्यों आया नियामक, ये समझेंगे। इसके बाद बड़ी खबरों का सिलसिला। रिजर्व बैंक क्यों खरीद रहा इतना महंगा सोना? सोना महंगा है, देश में पैदा नहीं होता है, आयात होता है। रिजर्व बैंक को ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी जो सोना फटाफट आयात कर रहा है? तो ये बड़ी खबर है, ये समझेंगे। और शेयर बाजार में ये चल क्या रहा है? FIIs बेच रहे हैं, DIIs में म्यूचुअल फंड जो सबसे बड़े हैं वो कैश लिए बैठे हैं, उसके बाद भी बाजार भाग रहा है। ये सब चल क्या रहा है बाजार में, ये समझेंगे। ये विरोधाभास को समझेंगे। फिलहाल 10 अंक वाले मोबाइल नंबर से स्पैम कॉल के जोखिम को देखते हुए ट्राई ने बैंकों, बीमा कंपनियों और उनके टेली मार्केटर्स के लिए फ़ोन नंबर की नई सीरीज़ जारी की है। प्रमोशनल कॉल के लिए 140 की नई सीरीज़ होगी, जबकि सर्विस और ट्रांजैक्शन कॉल्स के लिए 160 की सीरीज़ शुरू होने वाली है, जिसका इस्तेमाल किया जाएगा। इससे मोबाइल ग्राहकों के लिए प्रमोशन कॉल्स, सर्विस कॉल्स, नॉर्मल कॉल्स की पहचान करना आसान होगा। सर तो क्या इसके बाद बंद हो जाएंगी प्राइवेट कॉल्स? हाँ, मनी सेंट्रल के संस्करण में आपका स्वागत है और आप सबके सवालों, चिंताओं, मनी सेंट्रल की कैफियत पूछने के लिए आपका आभार। सोमवार को तो शेयर बाज़ार बंद था, इसलिए आमतौर पर हम उस दिन मनी सेंट्रल नहीं करते। 2 दिन मेरी अस्वस्थता के कारण ये शो नहीं हो पाया, लेकिन कई सारी महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें हैं, जिसमें सबसे बड़ी खबर की शुरुआत हम यहीं से करते हैं। दूरसंचार विभाग की और TRI की सबसे बड़ी चुनौती है प्राइवेट नंबर से आने वाली कॉलें और मार्केटिंग कॉलें। वो आप, हम और सारे लोग इस समस्या को झेल रहे हैं। कहीं रियल एस्टेट की, कहीं बैंकिंग की, कहीं ओवरड्राफ्ट की कॉलें आती हैं जो प्राइवेट नंबर से आ रही हैं। और इसलिए अब जो नई व्यवस्था TRI प्रपोज करने जा रहा है जुलाई से, उसमें कोई भी मार्केटिंग की कॉल या सेल्स की कॉल अगर आएगी तो उसके पीछे 140 या 160 का प्रीफिक्स नंबर लगा होगा। 2 नंबर रिलीज़ किए हैं TRI ने सेल्स और मार्केटिंग कॉल्स के लिए। ट्रांजिशन नंबर 160 है और वैसे 140 है। अगर कोई सीधे 140 पर नहीं जा सकता तो उसे 160 कॉल नंबर का इस्तेमाल करके कॉल करना होगा। ये व्यवस्था दी जा रही है। अगस्त से इसे पूरी तरह लागू कर दिया जाएगा, यानी चाहे वो रियल एस्टेट मार्केटियर हो या वो बैंकिंग का कोई कॉल हो या कोई ई-कॉमर्स की कॉल हो, वो कॉल अगर कोई भी कर रहा है तो उसे इसके पीछे ये रजिस्ट्रेशन कराना होगा। व्यवस्था सुनने में बेहद अच्छी लगती है, पर समस्या ये है शुभम कि प्राइवेट नंबर से आने वाली कॉल्स रोकी कैसे जाएंगी और इसकी मॉनिटरिंग की कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि कहीं भी कोई बैठा हुआ प्रॉपर्टी एजेंट फ़ोन उठाता है आपका और आपको नंबर को कॉल कर देता है। तो एक बात इससे नहीं बनेगी कि सेल्स और मार्केटिंग कॉल के लिए एक डेडिकेटेड आइडेंटिफिकेशन कोड लगा दिया जाए। बात इससे ज़्यादा बनेगी कि हमारा डेटा इनके पास ना पहुँचे,
हमारी सूचनाएं इनके पास न पहुँचें, जिनके पास ये नंबर पहुँचते चले जाते हैं। लेकिन फिर से एक कोशिश की जा रही है और इस बार TRAI ने कम समय दिया है, जुलाई से इस पूरी व्यवस्था को लागू किया जाएगा। हम देखेंगे कि इससे सेल्स और मार्केटिंग के कॉल में कितनी कमी आई। हेल्थ इंश्योरेंस के क्लेम में तेजी लाने के लिए सरकार की तरफ से जल्द एक पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। नेशनल क्लेम एक्सचेंज पोर्टल नाम से बनने वाला ये मंच बीमा कंपनियों और अस्पतालों के बीच की कड़ी के तौर पर काम करेगा, जिसके जरिए मरीजों का हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम जल्द से जल्द क्लियर हो सके। सरकार की तरफ से इस पोर्टल को लॉन्च करने की तैयारी हो चुकी है और अब तक इसके साथ 50 बीमा कंपनियां और 250 अस्पतालों को जोड़ा भी जा चुका है। सर, ज़रूरत क्यों पड़ी इसकी? नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज लाने की बात शुरू हो रही। ज़रूरत इसलिए है कि भारत में हेल्थ क्लेम को लेकर सबसे ज़्यादा डिस्प्यूट है, सबसे ज़्यादा विवाद है। हम अपने अलग अलग कार्यक्रमों में मनी 9 में आपको बताते रहे हैं कि सबसे ज़्यादा दुविधा और समस्या आ रही है हेल्थ के क्लेम लेने के लिए। अस्पताल जाते समय समस्या में, इमरजेंसी में जब लोग अस्पताल में भर्ती होते हैं उस समय उनको उनके बीमा उनको कितनी मदद करते हैं, उनके इलाज के खर्च का कितना पैसा उन्हें मिलता है। कंपनियाँ उसके बाद उनके इलाज के क्लेम पर दसियों तरीके के सवाल उठाती हैं, पुरानी बीमारियों का सवाल उठाती हैं, सही ढंग से पॉलिसी न लेने का सवाल उठाती हैं। अंततः लोगों को पूरा क्लेम मिलने में मुश्किल होती है और जैसे जैसे हेल्थ इंश्योरेंस का दायरा बढ़ रहा है ये डिस्प्यूट या विवाद बढ़ते चले जा रहे हैं और इसलिए ये एक पोर्टल बनाया जा रहा है। अब इस पोर्टल का ढांचा स्पष्ट नहीं है, ये विवाद निस्तारण करेगा या कंपनियों और अस्पतालों और ग्राहकों के बीच में विवाद को में क्लेम के सेटलमेंट की व्यवस्था को सुविधाजनक कैसे बनाएगा ये भी पता नहीं है। इसके नियम अभी बाद में स्पष्ट होंगे, लेकिन एक एक्सचेंज ऐसा बनाया जा रहा है जिस एक्सचेंज पर ये जानकारी उपलब्ध होगी कि क्लेम कैसे सेटल किए जा रहे हैं और इसकी मदद से क्लेम सेटल करने में आसानी की जाएगी। और इसलिए 50 के करीब बीमा कंपनियां और 250 अस्पताल इसमें जोड़े गए हैं। हालांकि अस्पतालों की संख्या खासी बड़ी है, पर यहाँ भी बड़ा सवाल है। इस पोर्टल के साथ अभी इस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है कि जो डिस्प्यूट्स आ रहे हैं अस्पताल और मरीज के बीच में या बीमा कंपनी अस्पताल और मरीज के बीच में, उनका निर्धारण कैसे किया जाएगा, एक। और दूसरा ये कि जो चार्जेस हैं उनकी कोई स्टैंडर्डाइजेशन की परिस्थिति नहीं बनती। आपको याद होगा, मैं एक मनी सेंटर में आपको बता चुके हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के अनुपालन से पीछे हट गई कि भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की दरें एक मानकीकरण के तौर पर स्टैंडर्डाइज की जानी चाहिए। ये व्यवस्था अभी तक लागू नहीं हो पाई है। तो लेकिन इस पोर्टल के जरिए कम से कम हम ये तो पता चला पाएंगे कि कितने एक्सचेंज, कितने क्लेम्स लंबित हैं, पेंडिंग हैं और जिनका निस्तारण नहीं हो पाया है। बैंकों में बिना दावे वाली रकम लगातार बढ़ती जा रही है। कोरोना काल के बाद इसमें करीब 2.5 गुना की बढ़ोतरी हुई है। 2023 के मार्च तक बैंकों के पास बिना दावे वाली रकम बढ़कर 42,000 करोड़ रुपए पहुंच गई है। इस रकम में अधिकतर राशि स्टेट बैंक और पंजाब नेशनल जैसे सरकारी बैंकों पर जमा है। लाजमी भी है क्योंकि ये सबसे बड़े बैंक हैं, तो इनमें जमा राशि भी सबसे ज़्यादा हुई है। रिजर्व बैंक की तरफ से बैंकों को बिना दावे वाली रकम को उसके कानूनी हकदार तक पहुंचाने के लिए कई बार निर्देश भी दिए जा चुके, लेकिन इसके बावजूद भी ये राशि बढ़ रही है। बैंक भी करें क्या भाई, पैसा तो रखा है, कोई मांगने आए तब उसको दिया जाए। सर, पैसा ये कौन सा है, किसका है? देखिए, अब जब ये बात तो पुरानी है, पिछले साल आपने बार बार अलग अलग कार्यक्रमों में हमने भी अलग अलग जगह बताया था। आपने रिजर्व बैंक की एक स्कीम का जिक्र सुना होगा जिसका नाम उद्गम था, अनक्लेम्ड डिपॉजिट गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन। इस स्कीम को आरबीआई ने काफ़ी जोर शोर से लॉन्च किया था। सरकार ने कहा था कि जिनका पैसा अनक्लेम्ड डिपॉजिट पड़े उनको ढूंढ कर उनके पास पहुंचाया जाए, पर कोई बड़ा फर्क दिखाई नहीं दिया। 42,000 करोड़ रुपए बैंकों के पास अलग अलग खातों में ऐसे पड़े हैं जिनके दावेदार वो पैसा लेने नहीं आ रहे हैं और इसमें सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी मिली हुई है कोविड के बाद। तो एक तो बड़ी चुनौती ये दिख रही है कि कोविड के दौरान जिन लोगों की मृत्यु हुई या कोविड का जो लोग शिकार हुए उनके बैंक अकाउंट के खातों के बारे में जानकारी नहीं थी और उसके क्लेम्स नहीं किए जा सके, इसलिए एक बड़ी राशि दिखाई दे रही है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक सबसे ऊपर है। सरकारी बैंकों में करीब 83% कुल बकाया का 83% पैसा सरकारी बैंकों में है, 33,000 करोड़ रुपए के आसपास, और बाकी निजी बैंकों में। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, बैंकों से ज़्यादा जिम्मेदारी हमारी है और यहाँ एक ज़रूरी चीज़ जो शायद भारत के परिवारों में वित्तीय सूचना की दृष्टि से सबसे कमज़ोर पाई जाती है, वो होती है वित्तीय सूचनाओं को एक जगह केंद्रित करना या रखना। घर में बीमा की, बैंक की एक डायरी होना ज़रूरी है जिसमें ये पता रहे कि कौन से अकाउंट में कहाँ कितना पैसा है। बैंकों से बात करके भी पता चलता है कि बैंक लाख कोशिश करते हैं पर उन्हें उनके वेयरअबाउट्स ही नहीं मिलते जिनके वो अकाउंट मौजूद हैं। तो ऐसी परिस्थिति में ये वित्तीय जानकारी की, ज्ञान की, विजडम की ज़रूरत है
कि आपके बैंक अकाउंट्स में कहाँ कितना पैसा है, कौन सी चीज़ें, इसकी जानकारी घर के लोगों के साथ साझा की जाए, स्पष्ट की जाए, जिससे कि उन्हें बाद में क्लेम किया जा सके। सबसे आसान तरीका है ऐसी राशि नहीं बढ़ाने का, आपकी राशि उसमें ना जाए, नॉमिनी बना दीजिए। आपने नॉमिनी बना दिया हर चीज़ में, तो ये मान के चलिए कि नॉमिनी बनाने के बाद बहुत सारे झाड़ों से, चक्करों से बच जाएंगे, अदालत के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। नॉमिनी है, सिंपल जाइए, अपना नॉमिनी का सबूत दिखाइए कि आप नॉमिनी हैं और आपको वो पैसा मिल जाएगा। छोटे शहरों में म्यूचुअल फंड का विस्तार करने के लिए कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी ने छोटे शहरों में अतिरिक्त 30 बेसिस पॉइंट एक्सपेंस रेशियो की योजना जो बनाई थी, उसे फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दिया है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में इस योजना पर एक राय नहीं होने की वजह से सेबी को इससे पीछे हटना पड़ा है। सर, राय बन क्यों नहीं पाई? ये तो अच्छा कदम था कि छोटे शहरों में अगर म्यूचुअल फंड की रीच बढ़े तभी नए इन्वेस्टर आएंगे। ये 1 साल पुरानी बात है करीब। हम लोगों ने इस कार्यक्रम में शायद 1 साल पहले इस पर चर्चा भी की थी। 1 साल पहले सेबी ने फैसला किया था कि जो छोटे शहर हैं, म्यूचुअल फंड के डिस्ट्रीब्यूटर्स के ढांचे को 2 हिस्सों में बांटा जाता है। एक जो B30 सिटीज़ हैं और एक उससे नीचे के जो छोटे शहर हैं, उनमें जो मौजूदा ढांचा था, जब इसको बंद किया गया था तो उसमें जो कमीशन दिया जाता था म्यूचुअल फंड एजेंट्स को, उसमें कई तरीके की असंगतियां थीं और ख़ासतौर से उसमें जो अलग अलग ट्रांजैक्शंस थे, 2 लाख रुपए से ऊपर के ट्रांजैक्शंस को, उनको लेकर अलग तरीके के कमीशन का ढांचा था और अन्य ट्रांजैक्शंस पर अलग था। तो इसलिए सेबी ने इस पूरी व्यवस्था में एकरूपता लाने के लिए इस व्यवस्था को रोक दिया था और उसके बाद म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से 1 साल से उनकी बातचीत चल रही। तो ना तो म्यूचुअल फंड उद्योग की तरफ से इसको लेकर कोई प्रस्ताव सेबी को सहमत करा पाया और ना सेबी अपने प्रस्ताव से सहमति ले पाई और इसलिए अभी तक ये प्रक्रिया शुरू दोबारा नहीं हो पाई। लेकिन इसमें दिलचस्प बात यह है कि ये सब ना होने के बाद भी इन छोटे से शहरों से, जो कि B30 सिटीज़ हैं, इन शहरों से म्यूचुअल फंड के इनफ्लो में और सिप में तेज बढ़ोतरी हुई है। पिछले 1 साल का एमफी का डेटा हमें दिखाई देता है कि लगातार इन छोटे शहरों से सबसे ज़्यादा पैसा म्यूचुअल फंड में आ रहा है। तो इससे एक चीज़ और भी शायद नियामक को महसूस हो रही है शुभम, की इंसेंटिव हो या ना हो, अगर लोगों को निवेश करना है और निवेश करने के लिए तैयार हैं तो वो बगैर इंसेंटिव के भी निवेश कर सकते हैं। और इसलिए भी शायद सेबी इस पूरे मामले पर अभी इंतज़ार करना चाहती है, क्योंकि इनफ्लो अच्छा बना हुआ है, छोटे शहरों से काफ़ी पैसा आ रहा है और वो म्यूचुअल फंड्स में पहुँच रहा है। तो सेबी इस प्रक्रिया पर थोड़ा और लंबे समय तक इंतज़ार करेगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस साल अपने विदेशी मुद्रा भंडार के लिए सोने की खरीद बढ़ा दी है। रिजर्व बैंक ने जनवरी से अप्रैल के दौरान करीब 25 टन सोने की खरीद की है। इसमें 6 टन सोने की खरीद अप्रैल के दौरान की गई। अप्रैल में तो रिजर्व बैंक की गोल्ड खरीद चीन के केंद्रीय बैंक से भी ज़्यादा रही। चीन के केंद्रीय बैंक ने अप्रैल में सिर्फ 2 टन सोना खरीदा। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में अब सोने की हिस्सेदारी करीब 8.5% हो गई है। रिजर्व बैंक का कुल गोल्ड रिजर्व 829 टन पहुँच गया है। सर, इतनी महंगी कीमत पे भी आरबीआई लगातार सोना खरीद रहा है, ऐसा क्या डर है? इस मामले में रिजर्व बैंक लगभग उसी नाव में सवार है जिसमें दुनिया के केंद्रीय बैंक सवार हैं। हम विस्तार से इस पर चर्चा कर चुके हैं कि बैंक कितना सोना क्यों खरीद रहे हैं, सोने को लेकर क्या आउटलुक है। इस पर एक इकोनॉमिकम है जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देते हैं, उसको आप देख लीजिए। बैंकों की चुनौतियाँ ये हैं कि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करेंसीज की ताकत घटती और टूटती दिखाई दे रही। जब तक महंगाई लगातार बढ़ती रहेगी, करेंसीज पर दबाव बना रहेगा और उस करेंसीज के दबाव के कारण और खासतौर से डॉलर, हालांकि डॉलर मजबूत है पर डॉलर की जो अपनी इनहेरेंट वैल्यू है, भीतरी ताकत है, मजबूती है उसमें कमी आई है। उसे देखते हुए दुनिया के सारे केंद्रीय बैंक अपने विदेशी मुद्रा भंडारों को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं और गोल्ड को होल्ड कर रहे हैं और यही सोने में रिकॉर्ड तेजी की एक बड़ी वजह है। इसे हमने विस्तार से उस इकोनॉमिकम में बताया था, जिसे आप देख सकते हैं। पर यहाँ एक और अजीब सी असंगति दिखाई देती है। भारत में पिछले महीनों में जो आयात बढ़ा है उसमें सोने का रिकॉर्ड आयात हुआ है और उस आयात को बढ़ाने में आश्चर्यजनक रूप से आरबीआई का योगदान लगता है, क्योंकि आरबीआई एक मुश्त भारत का सबसे बड़ा आयातक हो गया है, इंपोर्टर हो गया और वो भी इतनी महंगी कीमत पर इंपोर्ट कर रहा है। तो इसलिए विदेशी मुद्रा भंडार के पुनर्गठन के लिए, डाइवर्सिफिकेशन के लिए रिजर्व बैंक सोने का इस्तेमाल कर रहा है। पर यह भी सच है कि उसी विदेशी मुद्रा भंडार से डॉलर निकल कर जा रहे हैं और सोने का इंपोर्ट बढ़ रहा है। सर, आगे भी लगातार आपको लगता है खरीदारी जारी रहेगी? जब तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्याज दरों में कोई परिस्थिति नहीं बदलती दिखाई देती और महंगाई को लेकर तस्वीर नहीं बनती। हम इस कार्यक्रम में आगे आपसे चर्चा करेंगे कि अमेरिका के फेडरल रिजर्व के मिनट्स आए और वहाँ के अमेरिका के फेडरल रिजर्व ब्याज दरों को लेकर क्या सोच रहा है। करेंसीज के डिवेल्युएशन की समस्या लगातार बनी रहती है। तब तक आरबीआई हो या चाइना का सेंट्रल बैंक हो या बाकी दुनिया के बैंक्स हैं, सोना खरीदते रहेंगे। इसलिए आरबीआई की तरफ से सोने की खरीद जारी रहेगी अलग अलग मौक़ों पर और महंगी
कीमत पर भी जारी रहेगी। और यही वो साइकिल है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं कि जब रिजर्व बैंक इतनी महंगी कीमत पर सोना खरीद रहे हैं तो क्या सोने की कीमतों में कभी कमी भी आएगी, क्योंकि जैसे ही सोने की कीमतों में कमी आएगी रिजर्व बैंक के विदेशी मुद्रा भंडार का वैल्यूएशन भी कम होगा। केंद्र देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से कस्टम ड्यूटी और जीएसटी के टैक्स स्ट्रक्चर में बड़े बदलाव की तैयारी हो रही है। कई ऐसी वस्तुओं की लिस्ट तैयार की गई है जहां पर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की वजह से प्रोडक्ट तैयार करने की लागत बढ़ जाती है, उसके एक्सपोर्ट में दिक्कत होती है। ऐसी वस्तुओं में वॉशिंग मशीन, एयर प्यूरीफायर, सोलर ग्लास, फर्नीचर, कपड़े, ज्वेलरी, तमाम प्रोडक्ट शामिल हैं। इनमें कई प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनको मेक इन इंडिया लिस्ट में भी शामिल किया गया है। तो सर फिर रिस्ट्रक्चरिंग क्या होगी? ये भी भारत के कस्टम सिस्टम का दुख कभी दूर नहीं होता इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का। पिछले 15 साल 16 साल से भारत के टैक्स सुधारों में इस समस्या का कोई समाधान नहीं मिलता। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को ऐसे समझिए, कच्चे माल पर ड्यूटी ज़्यादा और तैयार माल पर ड्यूटी कम। पेपर उद्योग इसका एक उदाहरण है। पल्प के इंपोर्ट पर ड्यूटी है 12% और फिनिश्ड प्रोडक्ट के इंपोर्ट पर ड्यूटी है 5%। और ये पूरे के पूरे निर्यात को, पूरे के पूरे मैन्युफैक्चरिंग ढांचे की सबसे बड़ी असंगति है, जहां कच्चे माल पर आपको ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता है और तैयार माल पर कम टैक्स पे करना पड़ता है उसको इंपोर्ट करने के लिए। ये परिस्थिति आपको तमाम कंपोनेंट्स के मामले में भी दिखाई देती है, जिनका जिक्र शुभम ने आपसे किया, वॉशिंग मशीन या ब्राउन गुड्स के मामले में। अब फिर एक बार इसकी कोशिश शुरू हो रही है कि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को बदला जाए। अब इसमें एक और बड़ी जटिलता आ गई जीएसटी के साथ। कस्टम्स का तो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर था ही, जीएसटी के मिलने के साथ ये करेला और नीम चढ़ा हो गया, क्योंकि जीएसटी में बहुत सारे ऐसे उत्पाद हैं जिनके फिनिश्ड प्रोडक्ट्स पर ड्यूटी कम है और इंपोर्ट ड्यूटी में से असंगतियां हैं। फिर एक बार कोशिश शुरू हो रही है कि इस बार कस्टम्स ड्यूटी और जीएसटी और खासतौर से आईजीएसटी को मिलाकर एक नए सिरे से ढांचे को तय किया जाए और इस व्यवस्था को ठीक किया जाए। इसलिए भी जरूरी हो गया है कि अगर भारत को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निर्यात करना है तो उसे अपने डोमेस्टिक टैक्सेशन के, घरेलू टैक्सेशन के स्ट्रक्चर को कॉम्पिटिटिव बनाना होगा और उसमें इस तरीके की असंगतियां दूर करनी होंगी। चुनाव सामने के नतीजे आने के बाद ये पता चलेगा कि इस ढांचे में क्या क्या बदलाव हुआ। वॉशिंग मशीन, सोलर ग्लास, पेपर इंडस्ट्री और भी कई सारे उद्योग हैं जो इसे ठीक करने की मांग लंबे समय से कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं दिन की सबसे बड़ी खबरों की तरफ। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 23-24 के लिए केंद्र सरकार को 2,11,000 करोड़ रुपए का लाभांश देने की घोषणा की है। अनुमान जो तैर रहे थे वो 1 लाख करोड़ के थे, लेकिन ये तो राशि उसके 2 गुने से भी ज़्यादा है। केंद्रीय बैंक की ओर से अब तक सर्वाधिक लाभांश का भुगतान मिला है ये सरकार को। ये चालू वित्त वर्ष के बजट अनुमान की तुलना में 2 गुने से भी अधिक है। अनुमान से अधिक लाभांश मिलने से सरकार का राजकोषीय घाटा कम करने में मदद मिलेगी। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 24-25 में राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 5.1% सीमित रखने का लक्ष्य रखा है। अनुमान से अधिक लाभांश की घोषणा के बाद 10 साल वाले सरकारी बॉन्ड की यील्ड 7% के नीचे आ गई। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि टैक्स का कलेक्शन भी जो सरकार ने उम्मीद की थी उससे बेहतर है। तो आपको डिविडेंड में भी पैसा मिल रहा है, टैक्स का कलेक्शन भी बेटर हो रहा है, तो राजकोषीय घाटे पर इसका असर दिखना स्वाभाविक है। सर इसका क्या असर आप और होता देख रहे हैं? करीब करीब पिछले साल की तुलना में 140% ज़्यादा है और एक तरीके का सरप्राइज बोनांजा है जो आरबीआई ने लाभांश के तौर पर सरकार को दिया है। इसके पीछे जाना ज़रूरी और उसे समझना ज़रूरी है। हम आपको बताते रहे हैं पिछले कार्यक्रमों में कि केंद्र सरकार बाजार में लिक्विडिटी की समस्या के समाधान के लिए बॉन्ड्स का बायबैक करना चाहती है, जो बायबैक नहीं हो पा रहा है। पहले ट्रांच में भी 8,000 करोड़ के बॉन्ड बिके, हालांकि अगले ट्रांच में भी फिर बॉन्ड बेचने की तैयारी हो रही है। भारत में के बैंकों के पास शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी इस समय खासी कमज़ोर है और आरबीआई उसे संभालने में मुश्किल महसूस कर रहा है। ऐसी परिस्थिति में सरकार के कर्ज की ज़रूरतों को कम करने की सदिच्छा के साथ आरबीआई ने डिविडेंड को बढ़ा दिया और पिछले साल से ज़्यादा डिविडेंड दिया है, ताकि अगले महीनों में, क्योंकि आरबीआई को महसूस हो रहा है कि बाजार में ब्याज दरें ऊंची रहेंगी और शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी और मीडियम टर्म लिक्विडिटी बाजार में हमेशा चुनौतीपूर्ण रहेगी, उसमें अगर वो अधिक लाभांश देता है तो जुलाई में आने वाले बजट में अपने फाइनेंसेस मैनेज करने में रिजर्व सरकार को मदद मिलेगी, ऐसा लगता है। लेकिन फिलहाल जो परिस्थिति दिख रही है उस हिसाब से जुलाई के आंकड़े में हमें फिस्कल डेफिसिट के आंकड़े में कोई बड़ा बदलाव होता नहीं दिखाई देगा, ऐसा लगता है, क्योंकि ये 1 लाख करोड़ आने के बाद भी फिस्कल डेफिसिट का नंबर वहीं मौजूद रहेगा, वहीं बना रहेगा। हाँ, ये हो सकता है कि सरकार
आने अगली तिमाही में आखिरी तिमाही तक जाकर अपने कर्ज की मांग को थोड़ा सा सीमित कर सके। 1 लाख करोड़ रुपए अतिरिक्त आए हैं, लेकिन इसके अलावा बाकी रेवेन्यूज़ की परिस्थिति से ये निर्भर करेगा। लेकिन इससे कम से कम थोड़ा सा, जिसको कि हम वित्तीय भाषा में कहें, थोड़ा सा एल्बो रूम नए वित्त मंत्री को बजट मैनेज करने के लिए मिल जाएगा देखने के लिए। लेकिन अब इसकी रोशनी में जुलाई में आने वाले बजट के जो फिस्कल आंकड़े आएंगे, जो राजकोषीय आंकड़े आएंगे, वो उनको देखना खासा दिलचस्प होगा। सर, जैसे अगर ये पैसा आएगा तो कहीं ना कहीं तो निवेश भी होगा, इसका कुछ असर आप कैपेक्स पर या जीडीपी पर देखते हैं? कैपेक्स हमें लग रहा है कि जुलाई के बजट में कैपेक्स में कोई बड़ा रिवीजन नहीं होगा, क्योंकि कैपेक्स के प्लान पिछले साल की तरह ही चलेंगे। शायद सरकार इस फंड का इस्तेमाल अपनी डेट रिक्वायरमेंट को मैनेज करने में करेगी, और वो दबाव अंतर्राष्ट्रीय स्तर से भी, क्योंकि IMF बाकी दुनिया की एजेंसियाँ भी कह रही हैं कि सरकार का कर्ज का स्तर खासा ज़्यादा है। तो कोशिश सरकार की तरफ से आदर्श रूप से ये होनी चाहिए कि वो कर्ज की मांग को सीमित करे, ताकि वो दबाव कम हो सके बाजार में सरकार के कर्ज का कार्यक्रम का, जिससे कि ब्याज दरों को स्थिर रखने में, अगर कम नहीं हो तो उसे कम स्थिर रखने में मदद मिल सके। लेकिन इसके बाद भी जब राजकोषीय घाटे की गणित नए सिरे से जुलाई में लगाई जाएगी, तब हमें समझ में आएगा कि अगले 1 साल के लिए किस तरीके के आवंटन किए जाते हैं। वैसे भी जुलाई में आने वाले बजट जो होते हैं, उनको लागू करने के लिए केवल 4-5 महीने का ही समय मिलता है, क्योंकि फिर जनवरी से नए बजट की तैयारी शुरू हो जाती है। तो जो कुशन अवेलेबल होगा, उसका फ़ायदा अगले वित्त वर्ष में शायद मिलेगा। चुनाव के नतीजों से ठीक पहले म्यूचुअल फंड हाउसेज शेयर बाजार में अपना निवेश संभाल कर रहे हैं, जिस वजह से उनके पास कैश रिजर्व लगातार बढ़ रहा है। अप्रैल अंत में म्यूचुअल फंड हाउसेज के पास कुल कैश रिजर्व बढ़कर 1,34,000 करोड़ रुपए हो गया है, जो पिछले साल के मुकाबले 22% अधिक है। सर, एक चीज़ समझ नहीं आ रही कि म्यूचुअल फंड पैसा बचा रहा है हाथ में, FIIs बेच रहे हैं, फिर ये बाजार में तेजी कहाँ से आ रही है? शेयर बाजार में आज रिकॉर्ड तेजी दिखाई दी, फिर से बाजार का अपना मिजाज उतार चढ़ाव वाला रहा। लेकिन हम आपको उसके पीछे की कहानी बताते हैं, जो आपके लिए समझना ज़रूरी है कि बाजार में दोनों तरीके की, चुनाव के नतीजों की रोशनी में बाजार में 2 तरीके की ताकतें एक साथ काम कर रही हैं। बाजार के कुछ निवेशक ऐसे हैं जो चुनाव के बाद राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर खासे सतर्क हैं, और कुछ ऐसे निवेशक हैं जो स्पॉट ट्रेडर्स हैं, वो बाजार में इस तेजी का फायदा उठा लेना चाहते हैं। तो आज हमने उस तेजी को देखा, लेकिन इसके पीछे के 2 आंकड़े महत्वपूर्ण हैं, जो जानना जरूरी है अगर आप निवेशक हैं। पहला आंकड़ा म्यूचुअल फंड्स का है। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के पास 1.34 लाख करोड़ रुपए का कैश मौजूद है। आमतौर पर इक्विटी म्यूचुअल फंड के पास इतना कैश नहीं होता, क्योंकि उनको बाजार में लगातार खरीद करनी होती है। माना जा रहा है ये पिछले साल के दिसंबर के मुकाबले 22% ज़्यादा है। तो ये माना जा रहा है कि अगर चुनाव के नतीजे बाजार की अपेक्षाओं के विपरीत आते हैं और बाजार में किसी तरीके का उतार चढ़ाव होता है, तो म्यूचुअल फंड रिडम्पशन के दबाव को देखने के लिए या बाइंग की बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए, दोनों ही परिस्थितियों में अपने आप को कैश पावर के साथ होल्ड करके तैयारी कर रहे हैं इस समय बाजार में जाने से। इसका एक और इंटरप्रिटेशन, एक और व्याख्या हो सकती है कि चूंकि बाजार में वैल्यूएशन इस समय इतने ज़्यादा है कि म्यूचुअल फंड्स को लग रहा है कि इस वैल्यू पर खरीदने में कोई ज़्यादा फायदा नहीं है, बाजार में एक करेक्शन आएगा, उस करेक्शन के बाद बाजार में एंटर किया जाए। तो लेकिन जैसा बाजार में क्या होता है कि एक संकेत को 2 तरह से पढ़ा जाता है, तो इस संकेत को बाजार इस तरह से पढ़ रहा है। दूसरी एक और बेहद चौंकाने वाली बात है, जो इस पूरे चुनाव के दौरान हम शेयर बाजार के नज़रिए में रुख में देख रहे हैं कि घरेलू निवेशक किसी दिन खरीदते हैं, किसी दिन बेचते हैं, पर विदेशी निवेशकों का एक तरफा बिकवाली का क्रम लगातार जारी है। जैसे उन्हें चुनाव की कहानी में दिलचस्पी नहीं दिख रही है, उन्हें चुनाव के नतीजों को लेकर, आने वाली संभावनाओं को लेकर बियरिश होना ज़्यादा बेहतर समझ में आ रहा है। हमने आपको पिछली बार भी बताया था, पिछले सप्ताह, कि भारत में विदेशी निवेशकों के शॉर्ट्स रिकॉर्ड स्तर पर हैं। बाजार में उन्होंने रिकॉर्ड स्तर पर शॉर्ट्स बना रखे हैं। फिर दूसरा आंकड़ा आया कि उनकी तेज बिकवाली हो रही, 37,000 करोड़ के आसपास की बिकवाली पिछले हफ्ते में हुई, जो कि बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में थी और IT में थी। और अब तीसरा आंकड़ा जो आया वो और भी चौंकाने वाला है। पहले क्वार्टर में 2024 की पहली तिमाही में भारत में प्राइवेट इक्विटी का एग्जिट 355% बढ़ा, और 50 जो बड़ी डील्स थी उसमें प्राइवेट इक्विटी ने, भारतीय बाजार में प्राइवेट इक्विटी होल्डर्स, इन्वेस्टर्स ने बाजार में बड़ी बिकवाली की, और यहाँ से उन्होंने ठीक ठाक पैसा बाजार से निकाला है। टोटल एग्जिट वैल्यू जो है वो करीब $3.6 बिलियन है, 5 गुना है, पिछले साल से ज़्यादा बढ़ी हुई है। अब इस बीच में ये तय करना मुश्किल है कि शेयर बाजार चुनाव के नतीजों को उत्साह के साथ देख रहा है या सतर्कता के साथ। तो ऐसी स्थिति में अगर आप निवेशक हैं तो आप भी सतर्क रहें, इन रुखों को, संकेतों को समझने की कोशिश करें। एक हाथ में कुछ है, दूसरे हाथ में कुछ दिख रहा है, लेकिन बाजार की भीतरी तस्वीर कुछ इस तरीके की है।
मई की शुरुआत में हुई अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व की बैठक के मुख्य अंश यानी मिनट्स जारी हो गए मंगलवार को। मिनट्स में बताया गया कि ब्याज दरों पर फैसला लेने के दौरान केंद्रीय बैंक की कमेटी कई सदस्यों ने महंगाई को लेकर चिंता जताई है। सदस्यों ने कहा है कि महंगाई दर अब भी 2% के लक्ष्य की तरफ बढ़ती नहीं दिख रही है। कुछ सदस्यों ने तो पॉलिसी को और सख्त करने की बात कही। फेडरल रिजर्व ने अपनी पिछली बैठक में ब्याज दरों में किसी तरीके का बदलाव नहीं किया। क्या अंदाजा लगाया जाए सर फिर? देखिए, बीते सप्ताह जब डाउ और अमेरिका के शेयर बाजारों में रिकॉर्ड तेजी आई थी, महंगाई के आंकड़े को देखते हुए बाजार में उत्साह बना था और ये माना जा रहा था कि ब्याज दरों में बड़ी में अब कटौती का दौर शुरू हो रहा है। उस समय मैंने आपको बताया था कि बाजार के खुश रखने को गालिब बहुत सारे ख्याल अच्छे मिलते हैं, पर फेडरल रिजर्व के मिनट्स जो निकल कर आए वो बिल्कुल एंटी क्लाइमैक्स हैं। फेडरल रिजर्व के ज़्यादातर सदस्य इस बात का संकेत दे रहे हैं कि फेडरल रिजर्व लंबे समय तक ब्याज दरों को ऊंचा रखने के पक्ष में होगा। उसे जो सीपीआई में, कंज्यूमर इन्फ्लेशन में अमेरिका में थोड़ी सी कमी आई है, वो बहुत प्रभावित नहीं कर रही, उससे बहुत मुतासर नहीं। उसको लगता है कि बहुत अस्थायी सी कमी है। तो फेडरल रिजर्व के मिनट से जो संकेत निकले हैं वो ब्याज दरों के लंबे समय तक ऊंचे रहने के हैं और आने वाले हफ्तों में शेयर में दुनिया के निवेशक और स्टॉक मार्केट इन मिनट्स की रोशनी में अपनी निवेश रणनीतियों को संतुलित करेंगे के और व्यवस्थित करेंगे। बताते चलें आपको कि अमेरिका के फेडरल रिजर्व के लिए जो टारगेटेड इन्फ्लेशन रेट है वो 2% है और ये बात इन मिनट्स में बार बार कही गई कि जब तक महंगाई में इतनी तेज और सफिशिएंट गिरावट नहीं दिखती कि महंगाई की दर को 2% तक लाया जा सके, तब तक ब्याज दरों के कम किए जाने की कोई गुंजाइश नहीं है। आगे बढ़ते हैं झटपट खबरों की तरफ। आरआईएल जल्द ही कंज्यूमर ड्यूरेबल मार्केट में एंट्री करने वाली है। कंपनी फैन, रेफ्रिजरेटर और टेलीविजन समेत कई व्हाइट गुड्स और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट लॉन्च करेगी। रिलायंस इन उत्पादों का कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करेगी और इनकी बिक्री वाइजर ब्रांड के तहत की जाएगी। कंपनी ने वाइजर ब्रांड के तहत कूलर की बिक्री फ्लिपकार्ट पर पहले ही शुरू कर दी है। ओयो होटल्स की पेरेंट कंपनी ओरावेल स्टे ने एक बार फिर आईपीओ लाने की योजना टाल दी है। मार्च 2023 में सेबी के पास जमा किए गए आईपीओ पेपर कंपनी ने वापस ले लिए हैं। कंपनी अब निवेशकों से 3 से 4 अरब डॉलर के वैल्यूएशन पर फ्रेश फंडिंग जुटाने की तैयारी कर रही है। कंपनी का ताज़ा वैल्यूएशन इसके पहले के 10 अरब डॉलर के वैल्यूएशन से करीब 70% कम है। कंपनी नए फंडिंग राउंड में 70 से 90 मिलियन डॉलर जुटाने की योजना बना रही है। एडटेक कंपनी वाइजूस की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। वाइजूस के पुराने कर्मचारी कंपनी को एनसीएनटीएल में खींचने के लिए तैयारी कर रहे हैं। वहीं वेंडर्स का बकाया नहीं चुकाने की वजह से वाइजूस को 3 नोटिस जारी हुए हैं। अमेरिका की एक अदालत ने वाइजूस के फाउंडर वाइजू रविंद्रन के भाई रिजू रविंद्रन को अवमानना का दोषी भी पाया है। भारतीय शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनियों की ग्रोथ के मुकाबले देश की जीडीपी ग्रोथ कम रहने की वजह से मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो 15 साल के ऊपरी स्तर पर पहुंच गया है। फिलहाल ये रेशियो 140% है। हाल ही में शेयर बाजार की लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैप $5 ट्रिलियन पहुंचा, जबकि दूसरी तरफ देश की जीडीपी का आकार $3 ट्रिलियन से थोड़ा ऊपर है। बीते 1 साल के दौरान कंपनी की मार्केट कैप 61% बढ़ी, जबकि इस दौरान अर्थव्यवस्था का आकार 10% ही बढ़ा है। सर, कोई टिप्पणी आपकी? रिलायंस की योजनाओं पर करीब से निगाह रखने की जरूरत है। ऑयल टू केमिकल O2C कंपनी अब एक कम्प्रहेंसिव कंज्यूमर कंपनी के तौर पर उभरने की तैयारी कर रही है। फूड प्रोडक्ट्स में रिलायंस की बड़ी तैयारियां हैं और अब कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में आने की तैयारी है। वाइजर ब्रांड के तहत कूलर बाजार में मिलने लगे हैं और भारत की जो काम कर रही बड़ी कंपनियां हैं उन्हें चुनौती देने के लिए रिलायंस फ्रिज और अन्य तरीके के उपकरण बाजार में लेकर आ रही है। इससे बाजार में एक अच्छी दिलचस्प प्रतिस्पर्धा दिखाई देगी। और ओयो का आईपीओ वापस लौट गया है क्योंकि ओयो ने अब फैमिली ऑफिस से पैसा जुटाने की तैयारी शुरू की है कि इनक्रेड नाम का फैमिली ऑफिस है जिससे बातचीत होती दिखाई दे रही है। स्टार्टअप्स को लेकर सेबी के बदलते नियम, बाजार में स्टार्टअप कंपनियों को लेकर बदलता नज़रिया और जो परफॉर्मेंस रहा है कंपनियों का, पेटीएम है बाकी कंपनियों का, उसको देखते हुए शायद ओयो को अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ा है। तो ये था हमारा आज का मनी सेंट्रल। कल फिर आएंगे नए संस्करण के साथ, तब तक ले दीजिए इजाज़त। नमस्कार। ऐसे ही का तमाम ये कम वो दिला